Hello, hello, Mr. Manoj Kohli. हेलो, मनोज रिक्वेस्ट करता हूँ अपने आप को अनम्यूट करो 2 मिनट के लिए। मनोज, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मिस्टर मनोज कोहली, अभी टाइम है मीटिंग में, तब तक आप टेस्ट कर सकते हैं साउंड। मनोज, क्या आपके पास वॉइस का ऑप्शन है या नहीं है? मिस्टर मनोज, it's really impossible for me to hear you. I request Mr. Manoj Kohli to please unmute himself and confirm me about whether my voice is clear or not. Mr. Manoj. I request all the students to join the meeting as fast as possible. The students have now slowly begin to attend the meeting. I welcome Mr. Divishri Salal and I request him to please confirm whether my voice is clear or not.
स्टूडेंट से अनुरोध करता हूँ कि वेट करें, अभी बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने को टाइम दें और आप बने रहें मीटिंग के साथ। आप तब तक अपना दूसरा काम कर सकते हैं। दोबारा मैं स्टूडेंट से अनुरोध करता हूँ कि और स्टूडेंट्स को टाइम दें ज्वाइन करने के लिए। तब तक आप मीटिंग में बने रहें और अपना दूसरा कोई काम कर सकते हैं। तो आज के जो सेमिनार का टॉपिक है हमारे, वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बेसिक्स पर है। और आई वेलकम बॉबी डोगरा। बॉबी डोगरा, केवल कृपया अनम्यूट होकर मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है कि नहीं। सर क्लियरली आ रही है। ओके ओके, अब आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारे इस वेबिनार का टॉपिक है वो मेंटेनेंस और रिपेयर के बेसिक्स के बारे में है। तो सामने आपकी स्क्रीन पर मेरे प्रेजेंटेशन की एक कॉपी आपको नज़र आ रही होगी। प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी वाले बच्चों को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मैं हर एक पॉइंट को हिंदी में भी डिस्कस करूंगा। हम कुछ देर और वेट करके और स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने का टाइम देते हैं। तो आप मीटिंग के साथ बने रहें। अब से कुछ 5 से 10 मिनट में हम मीटिंग को शुरू कर देंगे।
वेबिनार के सेशन में जितने भी स्टूडेंट अटेंड करेंगे उनकी अटेंडेंस को जो है उसी तरह काउंट किया जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स रिफरेंड है मीटिंग से, जो अटेंड नहीं करते हैं, तो उनको इसका नुकसान भी देखने को मिलेगा। बाकी after 5 minutes we will start the meeting regardless of how many participants we have. So I would like the active students to keep themselves logged in with the meeting and not to leave the session. For the information, the session today is being recorded and have to be produced in front of the administration. So I request all the students to behave in a proper manner and listen. और अगर बीच में कहीं भी during the meeting if you find any difficulty understanding any topic, you may first raise your hand before unmuting yourself. I'll give proper time for you to ask your questions and queries, and all the queries will be resolved momentarily. दोबारा मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि और स्टूडेंट्स को टाइम दें ज्वाइन करने के लिए। आप इसी तरह मीटिंग में बने रहें। आपके पिछले कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मैं आपको रिपेयर, मेंटेनेंस और इससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनने नोट्स बना करके अभी सबमिट किए हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मनोज कोहली, जिन्होंने सबसे पहले शेयर किया था, और बाकी और किसी स्टूडेंट्स का किसी तरह का जो है नोट्स हम तक पहुंचा नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनने पोर्टल लिंक के थ्रू अपलोड किया है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन से भी जितना हो सके आप अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करें डेटा। मैं आपको इस प्रेजेंटेशन या इस फाइल को जो है व्हाट्सएप के थ्रू आपके क्लास के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आज के इस सेशन में जो है हम रिपेयर, मेंटेनेंस और उससे रिलेटेड जितना क्लासिफिकेशन है और फैक्टर्स अफेक्टिंग बोथ द टर्म्स, दैट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी मरम्मत और अनुरक्षण को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। प्रेजेंटेशन जो है कुल 34 स्लाइड्स की है, कुल 34 पेजेस की है, लेकिन आज मैं इंटायर प्रेजेंटेशन डिस्कस नहीं करूंगा। इस प्रेजेंटेशन को हम दो भागों में यानी 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, जिसका पार्ट 1 आज है। मैं दिव्यश्री सलाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि वो ऑप्शन जो है आपको एक्सेस अलाउ करता है मेरी स्क्रीन पर। तो आप एनोटेट का यूज़ ना करें।
ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स जो हैं टाइम के साथ ज्वाइन करते रहेंगे। एक बार सभी बच्चे हैंड रेस करके मुझे कंफर्म करा दें कि वो सुन रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और टाइम के साथ जैसे जैसे लोग आते रहेंगे मैं एडमिट करता रहूँगा। तो टॉपिक जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, हम रिपेयर और मेंटेनेंस के बेसिक्स को लेकर चलेंगे आज। तो सबसे पहले तो डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो रिपेयर का मतलब, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि किसी भी स्ट्रक्चर, हम एक्चुअली ये जो टॉपिक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, हम इसको स्ट्रक्चर से रिलेट कर करके जो है आगे की पढ़ाई करते हैं इसमें। तो आपको मैं रिपेयर का एक जनरल मतलब भी बता चुका हूँ। मैंने एक मोटरसाइकिल या फिर एक व्हीकल का एग्जांपल लिया था जो आपके घरों में है। तो रिपेयर और मेंटेनेंस के बीच का एक छोटा सा जो सिंगल लाइन का डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाने का प्रयास किया था पिछले लेक्चर्स में। आज दोबारा जो है हम उसको करेंगे। तो एक नॉर्मल जो जनरल डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर पार्टली और होली, ठीक है, विच इज डैमेज्ड इन अपीयरेंस, और ठीक है, और विच हैज लॉस्ट इट्स सर्विसेबिलिटी। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मिसिंग है, आप उसको इग्नोर करें। तो कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर या उसका कंपोनेंट, ठीक है, जिसको आंशिक या पूर्ण रूप से दोबारा उसके क्रियाशील अवस्था में लाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो मरम्मत कार्य कहलाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जैसा कि पहले भी बता चुका था कि कोई भी स्ट्रक्चर है या उसका कंपोनेंट है तो वो टाइम के साथ जो है अपनी सर्विसिएबल कंडीशन को लूज करता है, ठीक है ना। तो सर्विसिएबल कंडीशन को लूज करने की वजह से होता क्या है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स, यानी जिस ऑब्जेक्टिव के साथ उस स्ट्रक्चर का या फिर उसके कंपोनेंट का निर्माण किया गया है, वो अपना ऑब्जेक्टिव जो है, अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेशन को लूज करता है, ठीक है। तो इससे पहले कि वो स्ट्रक्चर या उसका वो कंपोनेंट पूरी तरह से अनयूजेबल हो जाए, हम उसमें रिपेयर का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अपनी सर्विसिबिलिटी को, उसकी सर्विसिबिलिटी को पुनः जो है प्राप्त करने के लिए हम उसमें रिपेयर वर्क करते हैं। अब देखिए, रिपेयर ये है तो एक छोटा सा सिक्स लेटर वर्ड, लेकिन अपने आप में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। सिविल इंजीनियरिंग में रिपेयर जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वास्ट है। स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो कई ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको रिपेयर करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ होता है। उसके अलावा रिपेयर, किसी भी एक कंपोनेंट के किसी भी एक डिफेक्ट को रिपेयर करने के फिर 50 तरीके होते हैं, 50, 60, 70 ऐसे मेथड्स हैं, जिसमें से कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट मेथड्स होते हैं वो आपके सिलेबस में है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। रिपेयर के लिए एक और वर्ड है जिसको यूज किया जाता है, जिसे हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं, ठीक है ना। आपने इसका शॉर्ट फॉर्म कई बार सुना होगा, रिहैब नाम से, ठीक है ना। हम इसको जो है अक्सर कॉमन लैंग्वेज में रिहैब नाम से जानते हैं। रिहैब एक सिनोनिम है। एक्चुअली जो रिहैब का फुल फॉर्म होता है वो होता है रिहेबिलिटेशन, जिसका मतलब जो जनरल मीनिंग होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने नॉर्मल लाइफ करिकुलम से, मतलब जो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो अपने उस नॉर्मल फंक्शन को अगर खो देती है, तो पुनः उसको अपने नॉर्मल फंक्शन में लाने के लिए जो काम किए जाते हैं वो रिहेबिलिटेशन वर्क कहलाते हैं। तो जनरली देखा जाए तो जो मैंने आपको वर्ड बताया था रिपेयर, रिपेयर को रिहेबिलिटेशन नाम से भी जाना जाता है, जिसकी डेफिनेशन बनती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द स्ट्रक्चर टू सर्विस लेवल वंस इट हैड लॉस्ट इट्स सर्विसिएबिलिटी, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर को पुनः उसकी क्रियाशील अवस्था में लाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह रिहेबिलिटेशन कार्य या फिर मरम्मत कार्य कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिक मीनिंग यही है। रिपेयर को एग्जाम में तो रिहेबिलिटेशन से नहीं पूछेगा, लेकिन आपको रिपेयर का ये नाम भी पता होना चाहिए, आपको रिपेयर से संबंधित ये वाला टर्म भी पता होना चाहिए। हम रिपेयर को रिहेबिलिटेशन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फील्ड पे जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रिपेयर ही बोले, रिपेयर एक कॉमन टर्म है, रिहेबिलिटेशन
से भी रिपेयर को बताया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए रिहैबिलिटेशन रिपेयर से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन में स्ट्रेंथनिंग भी की जाती है स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, अब स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या होता है? इट कंसिस्ट इन एंडोइंग द स्ट्रक्चर विद इट्स सर्विसेबल लेवल हायर देन दैट इनिशियली प्लान्ड बाय मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर नॉट नेसेसरीली डैमेज्ड। ठीक है ना, एरिया को आप इग्नोर करें। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने 100 लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया। कहने का मतलब है आपने जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है वो स्ट्रक्चर 100 लोगों को यानी 100 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए आपने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अब दो कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी से। एक तो ये है कि स्ट्रक्चर के किसी एक कंपोनेंट में, वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो पेंट हो सकता है, उसके एस्थेटिक्स हो सकते हैं, उसकी फाउंडेशन हो सकती है। ठीक है, उसकी वॉल्स हो सकती है, उसकी स्लैब हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का कोई एक कंपोनेंट ऐसा है जो सर्विसेबिलिटी लूज कर जाता है अपनी। मान लीजिए पेंट खराब हो गया या सीलन आने लगी, ये सारे डिफेक्ट्स के फॉर्म है। ठीक है, रिपेयर तभी करा जाता है, रिपेयर वर्क तभी करा जाता है जब आपका स्ट्रक्चर किसी डिफेक्ट का शिकार हो जाता है, किसी दोष का शिकार हो जाता है, किसी ना किसी तरह का दोष आ जाता है जिसको सही करने के लिए हम रिपेयर करते हैं। अब मान लीजिए आपको अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, अपग्रेड करना है। ध्यान रखिएगा कि अभी कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ, किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं आया है। ठीक है, हमारा जो पर्पस है, जो हमारा मकसद है, वो क्या है कि हमें अपने स्ट्रक्चर के जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स थे, उसका मूल उद्देश्य था, हमें उस उद्देश्य में यदि कोई मॉडिफिकेशन करना है। जैसे शुरुआत में उद्देश्य था 100 लोगों के लिए हमने उसका निर्माण किया था। अब मान लीजिए हम उसे 100 लोगों की जगह 500 लोगों के लिए मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो उस मॉडिफिकेशन को, जो मॉडिफिकेशन हम स्ट्रक्चर पर बाद में कर रहे हैं, इस बात को ना देखते हुए कि उसमें कोई दोष आया है कि नहीं, तो उस वर्क को भी हम रिहेबिलिटेशन वर्क कहते हैं। तो रिपेयर और रिहेबिलिटेशन, इन दो वर्ड्स में यही डिफरेंस है कि रिहेबिलिटेशन में स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव्स का मॉडिफिकेशन भी किया जाता है, जबकि रिपेयर में ऐसा कुछ नहीं होता। रिपेयर में केवल और केवल स्ट्रक्चर के मूलभूत सिद्धांत बनाए जाने के मूलभूत सिद्धांत यदि खंडित होते हैं, यानी उसके ऑब्जेक्टिव्स यदि इनवैलिड हो रहे हैं, तो उनको सही करने के लिए, यानी अपनी सर्विसेबल कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको रिपेयर और रिहैब के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस पता चला होगा। नेक्स्ट जो है, रिपेयर के बाद हमारे पास जो टर्म है वो है मेंटेनेंस। ठीक है ना, जिसको हिंदी में आप अनुरक्षण करना कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था अनुरक्षण का कार्य जो होता है वो किसी भी संरचना पर तब किया जाता है जब वो अपनी सर्विसेबल कंडीशन में होती है। ठीक है, यानी संरचना में कोई दोष नहीं आया अभी। आप रिहैबिलिटेशन और मेंटेनेंस को एक दूसरे से बिल्कुल मत जोड़िएगा, क्योंकि रिहैबिलिटेशन में मॉडिफिकेशन हो रहा था, मेंटेनेंस में मॉडिफिकेशन नहीं होता। मेंटेनेंस का हिंदी में जो अर्थ होता है रखरखाव भी करना कहते हैं इसको। ठीक है ना, किसी चीज़ का रखरखाव करना। अनुरक्षण का दूसरा अर्थ होता है रखरखाव करना। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर है, आप नियमित रूप से कोई एक ऐसा कार्य करते हो जिससे कि स्ट्रक्चर में कोई खराबी ना आए, स्ट्रक्चर के किसी कंपोनेंट में कोई दोष उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, जिसे हो सकता है कि आपने इससे पहले कभी इस अप्रोच के साथ ना सोचा हो। आप डेली अपने घर में जो है स्वीपिंग करते हैं। स्वीपिंग करने का मतलब है आप झाड़ू लगाते हैं। ठीक है, एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल है। तो झाड़ू लगाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कोई बता सकता है मेरे को? कोई बॉबी डोगरा, क्या आप बता सकते हैं अनम्यूट होकर कि झाड़ू क्यों लगाया जाता है? आप झाड़ू क्यों लगाते हो? एनीबडी, बॉबी डोगरा के अलावा और ताकि घर लोग? की सफाई हो, ताकि साफ। हाँ, देखिए, तो एक नॉर्मल अप्रोच जो है, मैं यही सुनना चाह रहा था। ठीक है, म्यूट हो सकते हैं आप। तो नॉर्मल अप्रोच अगर आप रखते हो तो आपका कहने का यही मतलब बनता है कि ताकि एक साफ पर्यावरण आपको मिले घर के अंदर, राइट? तो इसको इस तरह से ना सोचकर आप इसको, अब आप जहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं? आप फ्लोर पे झाड़ू लगा रहे हैं। ठीक है, अपने घर की जो फर्श है। अच्छा, तो फर्श भी जो है बिल्डिंग का एक कंपोनेंट है, एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। जिस तरह दीवारें हैं, बीम है, कॉलम है, स्लैब है, उसी तरह फ्लोर यानी फर्श भी एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। फर्श का निर्माण क्यों किया गया था? जब आपने अपना घर बनाया तो फर्श का निर्माण किया गया। क्यों किया गया? ताकि आपकी
आपको आवागमन करने के लिए, यानी आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक क्लीन स्मूथ सरफेस मिल जाए, ठीक है ना। यदि आप फर्श ना बनाते तो फर्श के नीचे मिट्टी होती है, मिट्टी यानी सॉइल होता है, सॉइल के ऊपर चलने से प्रॉब्लम होगी, आपके आपका जो आसपास है, जो आपका एनवायरनमेंट है वो गंदा रहेगा, ठीक है ना, वहाँ हमेशा डस्ट रहेगा, सॉइल रहेगा। तो इसी के लिए क्लीन फ्लोर का आप निर्माण करते हैं। अच्छा, यदि आप स्वीपिंग नहीं करेंगे डेली बेसिस में तो क्या होगा, आपके फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे डस्ट पार्टिकल्स जमा होने लगेंगे, डस्ट जमा होने लगेगी, और धीरे धीरे जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो आप देखेंगे कि फ्लोर बनाने का जो मेन उद्देश्य था आपका, डस्ट से मिट्टी से बचने के लिए, वो उद्देश्य बेकार हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव इनवैलिड हो जाएगा। आप जब अपना पैर रखेंगे फर्श पे तो आपके पैर उतने ही गंदे होने लगेंगे जितने गंदे फर्श के ना होने पर होते। सही कह रहा हूँ? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप डेली बेसिस पर जो है उस फर्श को मेंटेन करके रखते हैं बाय स्वीपिंग, ठीक है। तो मेंटेनेंस का उम्मीद करता हूँ आपको अर्थ समझ आया। तो आप डेली बेसिस पर करते हैं इस काम को, या नियमित रूप से करते हैं, चलिए डेली ना भी करते हो हर दूसरे दिन करते हैं, ठीक है। तो नियमित रूप से जब किसी कार्य को किया जाता है, किसी भी संरचना को उसके क्रियाशील या कार्यशील, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसे अपनी क्रियाशील अवस्था में बनाए रखने के लिए वे सभी कार्य जो है रखरखाव अथवा अनुरक्षण कार्य कहलाते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू कीप द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स in their working condition so as to enable them to carry out the functions for which they were constructed, यानी उन्हें अपनी क्रियाशील अवस्था में बनाए रखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह मेंटेनेंस कार्य कहलाते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर इज डन टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। अब मेंटेनेंस करने के कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना। जैसे रिपेयर करने का मेन उद्देश्य क्या है, रिपेयर करने का जो मेन उद्देश्य है वह है उसे सर्विसेबल कंडीशन में लाने के लिए। पुनः मेंटेनेंस को किस तरह बताएंगे, prevention of damages due to natural agencies and to keep them in good appearance and working condition। इसका हिंदी अर्थ बनता है कि संरचना अथवा उसके किसी भी अवयव में किसी भी तरह के दोष को उत्पन्न होने से रोकने के लिए तथा उसे अपने कार्यशील यानी क्रियाशील अवस्था में बनाए रखने के लिए। तो ये तो आपके अनुरक्षण का पहला उद्देश्य। एग्जाम में जब पूछा जाए क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल, तो यही सारी बातें आपको लिखनी है वहाँ पे। उसका दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या है, रिपेयर ऑफ डिफेक्ट्स अकर्ड इन द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन देम इफ नेसेसरी। अब यहाँ पर ये वर्ड आ गया रिपेयर, हो सकता है कि आप इस वर्ड को देखकर अब इसको रिच रिपेयर को अपने रिपेयर वर्ड से जोड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर अनुरक्षण करते समय कई बार कुछ छोटे मोटे यानी कोई माइनर वर्क ऐसे भी किए जाते हैं जो कि रिपेयर वर्क से सिमिलर होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको एक फ्लोर का एग्जांपल लेकर दिया, तो फ्लोर में डस्ट के अलावा और भी कई सारी ऐसी गंदगी है, कोई ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि आपके फ्लोर को अनयूजेबल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे मान लीजिए ऑयल स्पिल है, आपके फर्श पे ऑयल गिर जाता है या ग्रीस गिर जाता है, तो क्या आप नॉर्मल स्वीपिंग करके उस ऑयल या ग्रीस को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वो ऑयल और ग्रीस को जब तक आप किसी स्पेशल ट्रीटमेंट से नहीं हटाते तब तक वो फ्लोर का हिस्सा आपके लिए अनयूजेबल हो जाएगा। आप वहाँ पे स्लिप हो जाएंगे, आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। तो कई बार जो है मेंटेनेंस के कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं अनुरक्षण के कि जो रिपेयर से रिलेटेड होते हैं। तो मान लीजिए फर्श पर यदि ऑयल या ग्रीस गिर जाता है तो कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं उस ऑयल या ग्रीस को कम्प्लीटली वहाँ से हटाने के लिए। अब वो डिपेंड करता है आपका फ्लोर का क्या मटीरियल है। यदि आपका मार्बल फ्लोरिंग है तो मेथड्स बदल जाता है, वहाँ पर स्पेशल मार्बल के शैम्पूज आते हैं, ऐसे डिटर्जेंट्स आते हैं जिससे काम किया जाता है। यदि सीमेंट की फ्लोरिंग है तो सीमेंट फ्लोरिंग के लिए अलग तरीके हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप स्ट्रक्चर के किसी हिस्से पे छोटे मोटे रिपेयर वर्क्स के लिए भी जो है अनुरक्षण की कुछ खास विधियों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि हम मेंटेनेंस को किस तरह क्लासिफाई करते हैं। तो मरम्मत तो सिंपल एक टर्म है जिसका कोई वैसा क्लासिफिकेशन नहीं है, मेथड्स होते हैं। लेकिन मेंटेनेंस को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है।
ये अभी तक आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर एक लेक्चर भी लूँगा बाद में, लेकिन आज हम इसको पहले डिस्कस कर लेंगे थ्योरेटिकली। और इन चीज़ों को अभी सिर्फ इंग्लिश वाले अपनी नोटबुक में लिखें, हिंदी में जो नोट्स हैं वो मैं बाद में अलग से प्रोवाइड करूँगा। तो मेंटेनेंस को दो तरीक़ों से डिफाइन किया जाता है, दो अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है ना। नाम से ही कई लोग समझ गए होंगे, इसे हिंदी में हम कहते हैं निवारक अनुरक्षण कार्य, ठीक है। यानी मान लीजिए संरचना के किसी भी कंपोनेंट में जो कि डेली बेसिस पर यूज़ होता है, जैसे कि फ्लोर को ही आप एग्जांपल ले लीजिए। तो जब कभी फ्लोर की बात करते हैं हम, तो हम डेली स्वीपिंग का जो भी एग्जांपल लिया मैंने, डेली स्वीपिंग करते हैं ताकि डस्ट एक्यूमुलेट ना हो, ठीक है। तो संरचना के किसी भी अवयव में किसी भी तरह का दोष को उत्पन्न होने से पहले जो भी मेंटेनेंस के आप कार्य करते हो वो प्रिवेंटिव यानी निवारक अनुरक्षण कार्य कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए आप झाड़ू ही नहीं लगाते अपने घर में, आप स्वीपिंग करते ही नहीं हो, तो कई हफ्तों तक, कई महीनों तक यदि आप स्वीपिंग ना करो तो आपका फ्लोर जो है एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसको आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो वह स्थिति ना उत्पन्न हो, उस स्थिति से बचने के लिए आप नियमित रूप से इस कार्य को करते हो। तो वह कार्य जो है, जो कि नियमित रूप से किए जाते हैं ताकि संरचना में किसी तरह का दोष उत्पन्न ना हो, ठीक है, वो निवारक अनुरक्षण कार्य कहते हैं, यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। किसी भी इसको इजीली अगर बताना हो तो किसी भी डिफेक्ट को आने से प्रिवेंट करने के लिए जो मेंटेनेंस के कार्य करते हैं वे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहलाते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कार्य कुछ कॉमन एग्जांपल यहाँ ले रखे हैं, जैसे अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस। ये आपको पढ़ना, ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछना है, पूछेगा वो, लेकिन ध्यान में होना चाहिए। अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस क्या होता है, देखिए कई बार आपके संरचना के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर मेंटेन नहीं किए जाते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल लूँगा, दिवाली का जब त्यौहार आता है, दीपावली का त्यौहार आता है, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे घर की सफाई करते हैं। और उस पूरे घर की सफाई में हम घर के, अपने भवन के उन हिस्सों तक पहुंचते हैं जहां पर नॉर्मली डेली बेसिस पर हम नहीं करते, ठीक है। तो हम एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, मतलब एक साल का एक ऐसा समय है जिसमें हम अपॉर्चुनिटी देखकर, ठीक है, यानी मौका पाकर हम उस अनुरक्षण के कार्य को करते हैं। तो अनुरक्षण जो है अपॉर्चुनिस्टिक भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा अपॉर्चुनिटी मेंटेनेंस क्या है, ठीक है। वैसे ही डे टू डे केयर एंड मेंटेनेंस, यानी जो आप डेली बेसिस पर करते हो, एक भी दिन का गैप नहीं करते, वो डेली बेसिस यानी डे टू डे केयर एंड मेंटेनेंस कार्य होगा। एक होता है शट डाउन मेंटेनेंस। ये नॉर्मली जो है घरों में नहीं देखा जाता, नॉर्मल रेसिडेंशियल घरों में नहीं होता। ये इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस के एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस में जैसे कोई औद्योगिक इमारत है, जैसे मान लीजिए, तो जैसे बॉयलर है, मान लीजिए आपने बॉयलर सुने होंगे। बॉयलर में क्या होता है, पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस स्टीम से कई सारे कार्य लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बॉयलर एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो रेगुलर बेसिस पर बॉयलर को जो है साफ़ किया जाता है, ठीक है। तो बॉयलर को साफ़ करने के लिए हम उसे शट डाउन करना पड़ता है, यानी उसको, उसकी वर्किंग को बंद करना पड़ता है। तो इस तरह का अनुरक्षण कार्य जहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को शट डाउन करना हो, मतलब किसी भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को शट डाउन किए बगैर वो कार्य ना किया जा सकता हो, तो उस तरह के अनुरक्षण कार्य जो है शट डाउन मेंटेनेंस कहलाएंगे, ठीक है। वैसे ही इम्प्रूवमेंट प्लान्स होता है। मान लीजिए आपको संरचना के किसी हिस्से में किसी तरह का सुधार कार्य करना है, ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट करना मतलब सुधार करना। तो सुधार करने के लिए भी कुछ कार्य, अनुरक्षण कार्य किए जाते हैं, तो उन्हें इम्प्रूवमेंट अनुरक्षण कार्य यानी सुधार अनुरक्षण कार्य कहलाता है, ठीक है। निवारक अनुरक्षण को, जैसे कि मैंने बताया था आपको, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो होता है हमारे पास रेमिडियल मेंटेनेंस, जिसको इंग्लिश में एक नाम से और जाना जाता है, इसे हम कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। हिंदी में कहा जाता है सुधारक अनुरक्षण कार्य, ठीक है ना। हिंदी में पहले वाले मेंटेनेंस को हमने क्या बोला था, निवारक अनुरक्षण। और जो दूसरा वर्गीकरण है इसका, वो है सुधारक अनुरक्षण। यानी संरचना के किसी भी अवयव में दोष उत्पन्न हो जाने के बाद उसके अनुरक्षण के लिए आप जो भी कार्य करते हो वह सुधारक अनुरक्षण कार्य कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको रिपेयर से बिल्कुल आपने नहीं जोड़ना है। रिपेयर तब किया जाता है जब क्या होता है,
जब आपकी संरचना का वह अवयव अपनी क्रियाशील अवस्था को खो बैठा हो, यानी नॉन सर्विसेबल कंडीशन में पहुंच चुका हो। रेमिडियल मेजर में यानी करेक्टिव मेंटेनेंस में अभी स्ट्रक्चर अपने सर्विसेबल कंडीशन में ही है, वो अपने क्रियाशील अवस्था में ही है, लेकिन क्रियाशील अवस्था में होते हुए उसके साथ कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हटाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो रेमिडियल मेंटेनेंस कार्य यानी सुधारक अनुरक्षण कार्य कहलाते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं यहाँ इसने, जिससे आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में बताया जाएगा। फाइंडिंग द डेटीरियोरेशन, डेटीरियोरेशन का मतलब होता है अपक्षय होना। ठीक है ना, डेटीरियोरेशन क्या होता है, इसका हिंदी वर्ड होता है अपक्षय होना, यानी समय के साथ किसी भी संरचनात्मक अवयव अथवा उसके निर्माण पदार्थ की क्वालिटी में जो गिरावट आती है, उसके क्वालिटी में जो कमी आती है टाइम के साथ, उस कमी को हम डेटीरियोरेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेंट है, आपको पता है कि घर में भवनों में जो पेंटिंग की जाती है वो कभी लाइफ टाइम नहीं होती, मतलब टाइम के साथ क्या होता है, आपका पेंट का जो क्वालिटी है वो गिरता चला जाता है। तो क्वालिटी में उस आने वाली उस कमी को जो है हम हिंदी में अपक्षय होना कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेटीरियोरेट होना। ठीक है ना, एक कॉमन इंग्लिश टर्म है डेटीरियोरेशन। ठीक है, तो ये है। फिर है डिटरमाइनिंग द कॉजेस। सबसे पहले तो देखिए, ये रेमेडियल मेंटेनेंस का एक्चुअली उसने प्रोसीजर बता रखा है। तो सबसे पहले तो आप भवन के जिस भाग में अपक्षय हुआ है उस अपक्षय को, उस अपक्षय की पहचान करेंगे, आप उस डेटीरियोरेशन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसके कॉजेस यानी उसके होने के कारण को पहचानेंगे कि किस कारण से वो अपक्षय हो रहा है, क्योंकि जब तक आप कारण ना पहचानो तब तक आप उस पर उस सुधार कार्य को नहीं कर सकते। तीसरा, इवेल्युएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी जिस भी संरचना के भाग में अपक्षय उत्पन्न हुआ है उसकी करेंट, उसकी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, आप उसका डिटर्मिनेशन करते हो। यदि वह अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरह से खो चुका है तो उस स्थिति में उस पर कोई मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया जा सकता, उसे रिपेयर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आकर के जो है रिपेयर करना है कि मेंटेनेंस करना है, उसका डिसीजन मेकिंग किया जाता है। बाकी जो पहले के जो आपको मैंने जो स्टेप बताए, पहले अपक्षय की पहचान करना, उसके बाद उसके कारण का पता लगाना, तो ये रिपेयर और मेंटेनेंस दोनों ही कार्यों के कॉमन स्टेप्स हैं। यहाँ पर आकर जब आप उसके वर्तमान के सामर्थ्य की गणना करते हो, यहाँ पर आकर आपका डिसीजन लिया जाता है कि संरचना के उस भाग का मरम्मत किया जाना है या उसका सिंपल अनुरक्षण यानी रखरखाव करके भी वह अपनी पुनः स्थिति वास्तविक स्थिति में पहुंच जाए। चौथा, इवेल्युएटिंग द नीड ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी संरचना को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, उसका उसके वर्तमान सामर्थ्य की पहचान कर लेने के बाद उसकी जो बेसिक नीड है उसकी पहचान करना। उसके बाद सिलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द रिपेयर प्रोसीजर। ठीक है ना, रिपेयर और यहाँ पर एक्चुअली जो है मेंटेनेंस भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी रिपेयर या मेंटेनेंस प्रोसीजर का फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमें किस विधि से उसकी मरम्मत अथवा उसका रखरखाव करना है। ठीक है, बाकी स्पेशल मेंटेनेंस होता है। स्पेशल मेंटेनेंस एक्चुअली ये कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं अनुरक्षण के जो कि नॉर्मली किए नहीं जाते इतने कॉमन कंडीशंस में। कुछ बहुत ऐसी खास परिस्थितियां ही होती हैं जिनमें ये मेंटेनेंस के कार्य किए जाते हैं, तो ये स्पेशल मेंटेनेंस कार्य कहलाते हैं। स्पेशल मेंटेनेंस साल 2 साल 3 साल बाद आप जो पेंटिंग कराते हो अपने घरों में अपने स्ट्रक्चर्स में, तो वो पेंटिंग जो है स्पेशल मेंटेनेंस का एक एग्जांपल है, जहाँ पर कुल मिलाकर के आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे अनुरक्षण कार्य जो कि बहुत मतलब खास स्थिति में ही किए जाते हैं वो स्पेशल मेंटेनेंस के कार्य कहलाते हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं, और इन बच्चों से मेरा अनुरोध है कि टाइम पे आ जाया करें। ठीक है, आपके व्हाट्सएप का ग्रुप इसीलिए बनाया गया है ताकि आप टाइम पे जो है इसे ज्वाइन कर लें। मैं देख रहा हूँ आधे आधे घंटे आधा 1 घंटे का डिले आप उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। आगे हम बढ़ेंगे, अनुरक्षण कार्य के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि अनुरक्षण का कार्य क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों रखरखाव करना उसका जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला महत्व जो है वो है संरचना में होने वाली जो साधारण वियर एंड टियर है उससे बचाव करने के लिए। वियर एंड टियर जो है एक्चुअली में डेटीरियोरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था, डेटीरियोरेशन
इसका एक दूसरा मीनिंग है, ठीक है। डेटीरियोरेशन को वियर एंड टियर भी बोला जाता है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, डेटीरियोरेशन का यूज़ करने की जगह वियर एंड टियर का यूज़ करते हैं हर बार एग्जाम्स में आंसर करने के लिए, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। हमेशा जब भी आपको संरचना में होने वाले हम इसको हिंदी में कहते हैं टूट फूट, ठीक है, कभी भी इस वर्ड का यूज़ नहीं करना है आपने आंसर देते वक्त, टूट फूट। आप या तो उसको वियर एंड टियर बोलेंगे इंग्लिश में, और या तो डेटीरियोरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो जो साधारण डेटीरियोरेशन है यानी रियर एंड टियर है, उससे बचाव करने के लिए हम अनुरक्षण का कार्य करते हैं। और एट लास्ट होता क्या है, यदि आप अनुरक्षण कार्य नहीं करते हैं, आप पहचान आप कर लेते हैं कि आप अपक्षय अपक्षय की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आप यदि उसको अपक्षय से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते, तो एट लास्ट जो उसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो स्ट्रक्चर का फेलियर होता है। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर को फ्यूचर में होने वाले विफलता यानी फेलियर से बचाव करने के लिए हम उसका मेंटेनेंस का जो है कार्य करते हैं, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब हम जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स यानी कॉजेज ऑफ मेंटेन डेटीरियोरेशन, ठीक है ना। किसी भी संरचना में वो ऐसे कौन से मुख्य कारण हैं जिस कारण अपक्षय होता है। अपक्षय होना मतलब डेटीरियोरेशन होना यानी वियर एंड टियर होना। तो सबसे मुख्य कारणों में जो सबसे पहला है वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण में जो सबसे मेन जो कल्प्रिट है वो होती है बारिश, ठीक है। बारिश को बताने का एक दूसरा तरीका है मौसम में बदलाव होना यानी चेंज इन सीजनल चेंजेस, ठीक है। तो सीजनल चेंजेस में सबसे पहले तो हीट है, टेम्परेचर है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है। और उसके अलावा जो मेन फैक्टर है जो कि नुकसान करता है वो बारिश है, ठीक है ना। इट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, पानी के मुख्य स्रोतों में से एक है, विच अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग वेज। तो बारिश के वर्षा के कारण आने वाला जो जल है वो सबसे पहले तो भौतिक अपक्षय का कारण बनता है, ठीक है ना। भौतिक अपक्षय कैसे करता है, जब भी ये संरचना के निर्माण पदार्थ के साथ मिलता है, जैसे मान लीजिए जो हमारा बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है इस टाइम पे वो ब्रिक है, ईंट से ईंट जोड़कर जो है भवन को तैयार करते हो। बारिश का पानी यदि ईंट के संपर्क में आ जाए, आपकी ब्रिक्स के संपर्क में आ जाए, तो क्या होता है, ब्रिक उसे अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। द वाटर दैट इज for coming in contact with the structure in the form of precipitation is directly absorbed by the bricks present, ठीक है ना। तो ब्रिक्स में जब ये पानी अंदर अवशोषित हो जाता है, तो पानी क्या करता है, जितने लवण होते हैं, जितने सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं ब्रिक के अंदर, उनको पानी अपने साथ डिजोल्व कर लेता है यानी अपने आप में घोल लेता है, ठीक। अब पानी ने मिनरल्स को अपने आप में घोल लिया, लेकिन जब ये पानी इवेपोरेट होता है यानी जब इसका वाष्पीकरण होता है, तो ये क्या करता है, सारे घुले हुए मिनरल्स को यानी खनिज पदार्थों को ईंट की सतह पर लाकर जमा कर देता है, ठीक है। अब मिनरल्स तो है सॉलिड्स, वो पानी में डिजोल्व फॉर्म में है, लेकिन जब पानी इवेपोरेट होता है तो ये मिनरल्स जो है पानी के साथ उसकी सतह तक पहुंच जाते हैं ब्रिक की, ठीक है। और एट लास्ट क्या होता है, उत्फुल्लन होता है, जिसे आपने एफ्लोरोसेंस पढ़ा होगा अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, आपने पढ़ा होगा एफ्लोरोसेंस इन ब्रिक्स यानी ईंटों में उत्फुल्लन होना। तो यही जो सॉल्ट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, जो पानी के साथ घुलित अवस्था में थे और वाष्पीकरण के साथ साथ जो है ईंट की सतह पर आकर बैठ गए, तो यही जो सॉल्ट है इसको हम उत्फुल्लन होना कहते हैं। तो सफेद ईंटों के बाहरी सतह पर सफेद रंग की एक परत जम जाती है। अब ये क्या करती है, सबसे पहले तो जो प्लास्टर का कार्य किया है आपने, उस प्लास्टर को कमजोर कर देगी। प्लास्टर कमजोर हो जाने के बाद ये पेंट पे भी असर डालती है, ठीक है ना। ये पानी के साथ जो सॉल्ट है ये धीरे 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 आपके प्लास्टर से होता हुआ आपकी सतह तक पहुंच जाता है दीवार की, और पेंट को खराब करता है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल डेटीरियोरेशन यानी एक भौतिक अपक्षय मैंने आपको उदाहरण दिया, जो कि पर्यावरणीय घटकों के कारण होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण नहीं, जिसमें जो सबसे घातक, जो सबसे मोस्ट डेटीरियोरेटिंग एजेंट है वो बारिश है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यानी जिसे हम फैलाव, प्रसार एवं संकुचन होना कहते हैं। प्रसार और संकुचन होने का मुख्य कारण आप जानते ही हैं, ये है गर्मी, ठीक है। गर्मियों के मौसम में जितना सॉलिड है यानी कंक्रीट, ईंटें, सरिया यानी रीइंफोर्समेंट, तो जितना भी सॉलिड है, जितना भी इलास्टिक पदार्थ है, आपको पता है कि वो तापमान के साथ उसमें फैलाव होता है, प्रसार होता है। तो प्रसार और संकुचन के कारण जो है मटेरियल का बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी जो उसका अभिलाप सामर्थ्य होता है
वह लगातार टाइम के साथ कमज़ोर पड़ता चला जाता है। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है दूसरा पर्यावरण से संबंधित मुख्य ऐसा घटक है जो कि अपक्षय का कारण बनता है। ठीक है। तीसरा है एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा। ये एक्चुअली वहाँ पर प्रॉब्लम करता है जो जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है। होता क्या है, बारिश के कारण पानी जो है अवशोषित हो जाता है मटेरियल मिनरल्स में। अब जब टेम्परेचर में गिरावट आता है, जब टेम्परेचर बिलो जीरो जाता है, तो जिन छोटे छिद्रों में पानी अवशोषित होकर बैठा है, पानी बर्फ में जब कन्वर्ट होता है सर्दी के कारण, तो पानी में फैलाव होता है, यानी उसके आयतन में वृद्धि होती है। आयतन में वृद्धि होने से यह एक अतिरिक्त दाब अतिरिक्त प्रेशर, एक अतिरिक्त दाब उत्पन्न करता है निर्माण पदार्थ के अंदर, जिससे दोबारा उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ में यानी उसके अभिलाख सामर्थ्य में कमी आती है। तो एक्सपेंशन ऑफ वाटर तीसरा एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, जो कि आपके डिटीरियोरेशन का कारण बनता है। फिर आते हैं रासायनिक घटक, दैट इज केमिकल फैक्टर्स। पर्यावरण से कई बार क्या होता है, पर्यावरण से भी हो सकता है ये, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल कारणों से भी हो सकता है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके निर्माण सामग्री के साथ, यानी जो निर्माण सामग्री है, निर्माण पदार्थ है, सीमेंट है, कंक्रीट है, सैंड है, ठीक है, चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, ब्रिक्स है, तो इन मटेरियल्स के साथ जो है कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो रिएक्ट करके इनको ख़राब कर देते हैं। ठीक है। तो इन केमिकल्स में इन केमिकल्स का जो दो इम्पोर्टेंट भागों में क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो होता है एक तो एसिड्स यानी अम्लीय रासायनिक पदार्थ, और क्षारीय यानी अल्कलाइन रासायनिक पदार्थ। तो अम्ल और क्षार के रूप में जो है रसायन जो है, केमिकल जो है, निर्माण सामग्री में अपक्षय का कारण बनता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक विंड फैक्टर बताया है, ये विंड एक्चुअली एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय घटक का एक और एग्जाम्पल है। कई बार क्या होता है, आपको पता होगा, एक होती है एयर पोल्यूशन, एक टर्म होता है एयर पोल्यूशन, यानी जिसे हम हवा प्रदूषण कहते हैं। तो हवा प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? ये दो मुख्य कारणों से होता है। पहला तो पर्यावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है। और दूसरा एनवायरनमेंट में जो एसिडिक गैसेस होती है, जैसे आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, ओजोन है। ओजोन एक्चुअली हमें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इसकी भी अगर मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये भी पॉल्यूशन का कारण बनती है। तो हवा में कुछ पदार्थ, कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं जो कि क्षारीय और अम्लीय दोनों ही नेचर की होती हैं। बारिश के दौरान पानी के साथ ये डिजॉल्व्ड स्टेट में जो है स्ट्रक्चर के सरफेस पर पड़ती है और स्ट्रक्चर में अपक्षय का कारण बनती है। तो उस तरह से जो है विंड को भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर माना गया है, जो कि पर्यावरण में आपकी संरचना में अपक्षय का कारण, जो पर्यावरण में मौजूद होती है और एवं आपकी संरचना में अपक्षय का कारण बनती है। ठीक है। टेम्परेचर में डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया वो टेम्परेचर के कारण ही होता है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, जो चाल उत्पन्न होती है संरचना के अवयवों में, उस चाल के कारण जो है अभिलाख सामर्थ्य, यानी आपका जो मटेरियल बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है। ये उसके सारे एक जो रिजल्ट है वो बता रखे हैं। तो चाल के कारण क्या होता है, प्लास्टर टूट के गिरने लगता है, देखा होगा आपने। कई बार संरचनात्मक जोड़ों में बहुत बड़ी बड़ी दरारें भी देखने को मिलती है। ठीक है। उन दरारों के कारण जो है संरचना अपना सामर्थ्य भी खो देती है, और उस सामर्थ्य खोने के कारण संरचना में कई बार फेलियर भी देखने को मिलता है। तो इन 3 पैराग्राफ में जो है उन्हीं 3 चीज़ों को डिटेल में बता रखा है। ठीक है। अ, और बाकी कुछ सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं जो कि अक्षय, जिसमें डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में कमी। अब कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में कमी कई कारण से आ सकती है। हो सकता है आपने अनस्किल्ड लेबर का यूज़ किया गया हो, जो लेबर आपने लगाई हो कार्य को करने के लिए वो अनस्किल्ड हो, यानी उन्हें कार्य करने की सही समझ ना हो। वर्कमैन पुअर मटेरियल, खराब क्वालिटी का पदार्थ आप प्रयोग कर रहे हैं, आप खराब लेबर का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके क्वालिटी कंट्रोल में किसी तरह की कमी है, यानी कार्य होते समय आप प्रॉपर सुपरविजन नहीं कर रहे, आप उसकी प्रॉपर देख रेख नहीं करते, जिस कारण से आपका जो कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट्स आ जाते हैं और एट लास्ट वो आपके स्ट्रक्चर के ओवरऑल परफॉर्मेंस को यानी निष्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल जो है अनुरक्षण के इस इन इन फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।
बाकी के बाकी के ऐसे फैक्टर्स जो कि रिपेयर और मेंटेनेंस के कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, यानी डायरेक्टली उन पर इफेक्ट डालते हैं, उनके बारे में जो डिस्कशन है हम अपने अगले वेबिनार में करेंगे जो नेक्स्ट वीक होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको इस पूरे के पूरे स्लाइड में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस, किस तरह फैक्टर्स एनवायरमेंटल या एजेंसीज या फिर इंटरनल एजेंसीज जो है रिपेयर और मेंटेनेंस इन दोनों को प्रभावित करते हैं, और एक्चुअली मेन कॉजेज जो हैं मेंटेनेंस को किए जाने के जो मुख्य कारण हैं, उन कारणों का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है आज के इस वेबिनार में। तो बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स जो कि मैंने यहाँ से शुरू किया है एटमॉस्फेरिक एजेंसी से, यहाँ से इंग्लिश वाले बच्चे इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, और हिंदी का इसका अनुवाद मैं आपको कल के दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, यानी संडे के दिन में। तब तक के लिए जो है मैं यही आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप नोटबुक में इन चीज़ों को लिख लें, और अगले बार से वेबिनार को सही टाइम पर अटेंड करें। यदि आपसे 11 बजे का टाइम दिया जा रहा है तो आप 10:50 में अपने लिंक को ओपन करके ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर किसी को किसी तरह का कोई क्वेश्चन करना है इस वेबिनार आज के इस सेशन में से, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके सीधा सवाल पूछ सकता है। सर एक्सपेंशन ऑफ वाटर एक बार और समझा दो सर। अच्छा, मान लीजिए कोई भी एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है एक्चुअल में? आप सबसे कॉमन कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप जानते हो, जो आपने देखा, सैंड है, ठीक है? सीमेंट है, सैंड सीमेंट वाटर है। आप इन चीज़ों से मिला करके कंक्रीट बनाते हो, सीमेंट मोटार बनाते हो। अब आपने हमेशा ये सुना होगा कि कोई भी सॉलिड हो, ठीक है, वो चाहे कितना ही इलास्टिक क्यों ना हो, वो हमेशा 3 फेजेस से मिलके बना होता है, ठीक है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है? जैसे आपने जब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ी थी, तो सॉइल मैकेनिक्स में आपने सुना था, ये पढ़ा था कि सॉइल हमेशा 3 फेज में एग्जिस्ट करती है। सॉलिड भी होता है सॉइल के अंदर जो कि उसके खुद के पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड जो कि पानी के रूप में रंध्रों में जमा होते हैं, और गैस, ठीक है ना, जो कि खाली जगह होती है। तो इसी तरह नॉर्मली 99% जो निर्माण सामग्री देखी जाती है उसमें कुछ खाली जगह जरूर होती है, जिसे हम पोर्स कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो होता क्या है, जब वर्षा होती है या वो ये सामग्रियां जब पानी के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो पानी को अवशोषित कर लेती हैं, यानी इनके जो रंध्र हैं, जो खाली एयर वॉइड्स हैं, इनमें पानी जमा हो जाता है। अब बहुत ठंडे इलाके होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका है जहाँ बर्फ पड़ती है, या साल के ज़्यादातर, जैसे आपका अमेरिकन रीजन जो है, मान लो, यानी अमेरिकन पेनिनसुला जो है, तो ठंडे के कारण क्या होता है, इन पोर्स के अंदर जो है पानी मौजूद है, ये पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है। और ये एक फैक्ट है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आइस होता है, जो बर्फ होती है, उसका आयतन पानी के तुलना में ज़्यादा होता है। यानी आप फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 मिलीलीटर पानी लो, उस 1 मिलीलीटर पानी को यदि आप जमा दो, तो जो बर्फ बनेगी, उस बर्फ का जो आयतन है, जब आप कैलकुलेट करोगे, वह आयतन पानी के तुलना में अधिक ही होगा, ठीक है? तो बर्फ का आयतन बढ़ जाता है पानी की तुलना में। तो यही रंध्रों के अंदर जब पानी बर्फ बनता है तो फैलता है। अब जब पानी बर्फ बन के फैलेगा, आपको ये भी पता है कि पानी जिस भी कंटेनर में डाला जाए उसे पूरी तरह भर देता है, तो रंध्र पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। अब जब ये पानी बर्फ बनेगा तो फैलेगा, जब ये फैलेगा तो क्या करेगा, अंदर से एक अतिरिक्त दाब, एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे पोर वाटर प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना? पोर वाटर प्रेशर क्रिएट होता है। पोर वाटर प्रेशर क्रिएट होने की एक्चुअल में दो स्थितियां होती हैं, या तो रंध्रों में पानी के पूरी तरह भर जाने के बाद आप ऊपर से दाब लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो उस प्रेशर के कारण पानी जो है रंध्रों के सतह पर प्रेशर डालते हैं। दूसरा, पानी यदि बर्फ बन जाए तो वो फैलेगा, फैलने के कारण दोबारा जो है वो एक अतिरिक्त दाब क्रिएट करता है। तो ये जो प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हो, चाहे एक्सटर्नल प्रेशर डालकर या फिर पानी को जमा करके, ये प्रेशर क्या करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को कमजोर कर देता है, ठीक है ना? ये पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है, जो अभिलाग है, उसे कमजोर कर देता है। और कमजोर होने के कारण धीरे 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 टाइम के साथ क्या होता है, जो मटेरियल है वो अपना स्ट्रेंथ लूज कर देता है। तो इस तरह जो है जो आपका एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, ठीक है, वो एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो है वो आपके मटेरियल के आपके स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को इफेक्ट करता है।
ठीक है। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कुछ पूछना है? अगर नहीं तो आप इसके नोट्स प्रॉपर्ली क्रिएट कर लेंगे। और आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ यहीं पर। अगली बार वेबिनार में उम्मीद करता हूँ कि सब टाइम में ज्वाइन करेंगे। और जो लोग एब्सेंट हैं, एब्सेंट होते हैं नियमित रूप से नोटिफाई करने के बाद, उनके घर में अगले वीक से जो है कॉलिंग स्टार्ट की जाएगी। और आज जो भी एब्सेंट थे, आज की स्ट्रेंथ वैसे बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके घरों में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप लोग जो आज प्रेजेंट हैं, कृपया अपने दोस्तों से अनुरोध करें कि टाइमली जो है वेबिनार को ज्वाइन करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू।